हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सोच रहे हैं कि क्या है ये? जो बच्चे 1 to 5 का सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिलेगा कि उसका फॉर्म कब से फिल हो रहा है, और दिसंबर के लास्ट डेट तक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक उसका एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इस बार जो एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में, उनके लिए ये वीडियो है जो 1 to 5 के लिए है, जो डीएलएड के एग्ज़ाम दे चुके हैं और देने वाले हैं या फिर डीएलएड में हैं, उनके लिए ये है। जो प्राइमरी में है 1 to 5 के लिए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बच्चे के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम। ऑप्शन ए सरल से जटिल की तरफ, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की तरफ, सी वैश्विक से स्थानिक की ओर, विशिष्ट से सम्मान की ओर। ऑप्शन ए होगा सरल से जटिल की ओर। कैसे? बच्चे के जो प्राथमिक वर्ष का जो विकास का क्रम जो होता है सरल से जटिल की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या होता है विकास में, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक भाषाएं सामाजिक होती है, ठीक ना। विकास जो होता है परिपक्वता तथा अनुभव के अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। किसे होता है? बच्चे के विकास में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक भाषाएं जो होती है वो सामाजिक होती है। इनका परिपक्वता क्या होता है, परिपक्वता और अनुभव अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया से क्या होती है, प्रभावित होती है। बालकों में जो विकास समान से विशिष्ट की ओर जो होती है, बालक अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को समान रूप से चलाते हैं। इसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास का जो होता है अंतःक्रिया जो होता है सरल से जटिल की तरफ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल इसका है आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल आरंभिक बाल्यावस्था होता है। बच्चे में भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय बचपन का समय होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जन्म से 3 वर्ष की शुरुआत में कुछ शब्दों से घर परिवार में बोले जाने वाले शब्दावली विकसित करते हैं। यानी जो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उनका बात हो रहा है, आसपास की दुनिया के बारे में जानने का उनका जो ज्ञान होता है, आसपास के वातावरण से वो प्रभावित होते हैं। कौन से बच्चे? 0 से 3 साल तक के वर्ष के बच्चे। इन्हें जैसे ढालिएगा वैसे ये ढलते जाएंगे। तो क्या होता है ना, जब बच्चे जन्म से 3 वर्ष की शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, घर परिवार बोले जाने वाले शब्दावली बोले जाने वाले बातचीत को क्या करते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, उसे सीखते हैं, आसपास के वातावरण को ग्रहण करते हैं, आसपास की दुनिया के बारे में जानने की उनकी कोशिश रहती है। तो क्या हो जाएगा, आरंभिक बाल्यावस्था। 3 देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। समाजीकरण, ये आसान है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं। समाज में तो क्या हुआ, समाजीकरण। चौथा देखिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और वे उनमें वस्तु स्थापित की योग्यता आ जाती है। संवेदी चालक यानी शैशवावस्था में क्या दे रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, उनमें वस्तु स्थापित करने की योग्यता आती है। वस्तु स्थापित करने का मतलब क्या हो गया, बच्चे क्या करते हैं, बालक जो होता है जन्म लेते हैं तब वह कोरे कागज़ की तरह होते हैं। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रभावित होते कोरे कागज़ की तरह होते हैं। वो अपने आसपास के जो माहौल होता है उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वह आदर्श को क्या होते हैं, बहुत ही जो
मूल्यों का जो सिखाता है उन्हें क्या करते हैं, आदर्श का मूल्यों का वो अपने समान परिवार, साथी, स्कूल, शिक्षक को क्या करते हैं, वो सीखते हैं। बच्चे के समाजीकरण क्या होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होती है, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीय संस्थाएं, ठीक ना। बच्चे के समाजीकरण क्या होते हैं, 2 होती है। कौन कौन, प्राथमिक संस्थान और द्वितीय संस्थान। प्राथमिक संस्थान कौन होता है, परिवार हो गया, मित्र हो गया, आस पड़ोस हो गया, नातेदार समूह, दादा दादी हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, विद्या स्कूल संस्थान, राजनीतिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा संवेदी चालन। यानी जब बच्चे क्या है इसमें, समाजीकरण, संवेदी चालन, यानी शैशवावस्था को संवेदी चालन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थापित करने की योग्यता आ जाती है, तो संवेदी चालन। 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वे रोशनी देता है, उस अपने सोच में क्या दर्शाती है, वो वो बच्चा अपने सोच में जीववादी चिंतन दर्शाती है। निम्न में से कौन से संकल्पना लोई वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो एस्कीमा क्या किसमें है प्रतिपादित, जीन पियाजे में है, लोई वाइगोत्स्की में नहीं है। सात नंबर देखिए, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना या वांछनीय व्यवहार के सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार आलम्बन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन है, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहित के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार आलम्बन देना। लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है इशारे व संकेत प्रदान करने की विद्यार्थियों को पार आलम्बन देना होता है। संकेत एवं इशारे देना का उदाहरण होता है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में सीखने का 2 स्तर होती है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार, लियो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक में सीखने का 2 स्तर होता है। वाइगोत्स्की ने सीखने के इन 2 स्तरों का वर्णन करते हुए बताया कि बालक की एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए किसी भी समस्या का सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वतः ही सीख जाते हैं। लियो वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जो होते हैं उनमें किसी सीखने के लिए उन्हें पहला होता है कि सीखने के लिए उन्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही सीख लेते हैं। और दूसरा स्तर जो होता है वो होता है किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे और दूसरे व्यक्ति के सहारे सीखना, दूसरे व्यक्ति के सहारा लेना और लेते हैं। ये 2 स्तर होती है। ये किनका कहना है, लियो वाइगोत्स्की का। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार आलम्बित देना। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम स्तर का क्या विशेषताएं हैं, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम स्तर की क्या विशेषताएं हैं, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों के संलग्न होते हैं जिससे वो अपने क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उसका नामीकरण व
नामीकरण व प्रीतिकरण किया जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं नहीं, ये होगा इसमें। बच्चे उन गतिविधियों के संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया है? तो भाषाई बुद्धि। किसके द्वारा? भाषाई बुद्धि। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करता है, वो क्या है? प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होता है? प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत, और ये तो बताएं, बातचीत जो हमारे सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करते क्या होते हैं? प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज के लड़के की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़के की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? यह जाहिर सा बात है जेंडर प्रारूप, जेंडरिंग दर्शाता है, क्योंकि एक लड़का है मोहन, जो उसके स्कूल में प्रोग्राम है और उसे लड़की बनना है, तो वो उसे ये पसंद नहीं है और ये कह के उस बात को टाल देता है कि मैं लड़का हूँ और लड़की का पोशाक नहीं पहनूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया विभेदित निर्देश कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो प्रमुख तरीका इसका सहयोगात्मक परियोजना होती है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए उसे संशोधित करना। विद्यार्थियों को उनके अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार के गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन होता है? समावेशी। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में संस्कृति संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए? निम्न में से कक्षा कक्ष में संस्कृति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पर आंसर क्या होता है इसका देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनको संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना व विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना होगा केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना। अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ होती है। कौन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ होती है? जो डैश से जुड़े होते हैं। जो क्या होते हैं? डैश से जुड़े होते हैं। तो पठन वैकल्प के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्या होते हैं? पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में क्या होती है? उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो श्रवण किताबें, श्रव्य किताबें। वह शिक्षिका को अपने कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहिए?
रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब, जिसका आंसर होगा खुले जवाब वाले प्रश्न। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें कराया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें उपेक्षा की जाए। तो क्या होगा? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो बच्चे चीज़ों को बराबर व कार्य करके, सही है। पठन व लिख कर, पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, ये भी सही है। बोल कर व सुनकर, पहले बोलेंगे तब सुनेंगे, ये भी सही है। सोच कर व मनन करके, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से लिखते हैं? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा ला सकते हैं। शिक्षक बच्चों की उन्हीं गति के अनुसार सिखाने की अनुमति देते हैं। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रमों का पालन करते हैं। नहीं, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षक बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वो बच्चे के किस भावना को प्रोत्साहित करता है? किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो अपनापन। जब तक क्या है, जब शिक्षक बच्चे के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देते हुए बच्चों किस भावना को प्रोत्साहित करते हैं? तो अपनापन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सीखने को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कथन सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों की विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। विद्यार्थियों की अभिरुचि, ये ठीक है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की विकासात्मक स्तर, सीखने की निविदा, इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियाँ में व्यक्ति वातावरण में व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? तीनों कथन देखिए, व्यक्ति कारकों का परिवेश में तत्वों पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कथन व्यक्ति वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये सही है। व्यवहार को सामाजिक परिवेश या पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रति पुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत, ये बी क्वेश्चन सही है। ये हमारा CDP और पेडागोजी दोनों इसमें ऐड था। जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें CDP और पेडागोजी दोनों ऐड रहते हैं। 15 नंबर का CDP होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो ये हमारा CDP फर्स्ट क्लास हो गया। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।